Student, today we are going to discuss about the coordination chemistry. Coordination chemistry, as we know, the branch of chemistry which deals the study of method of preparation, properties, structure of the coordination complex are called coordination chemistry. Firstly, we have defined about the coordination chemistry, the branch of chemistry. The branch of chemistry which deals the study of method of preparation, methods of preparation, properties, and structure of coordination complex called coordination chemistry. The branch of chemistry which deals the study of methods of preparation, properties, structure of coordination complex are called coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में साइंटिस्ट थे वर्नर, जिनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर। क्योंकि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें वर्नर का फर्स्ट प्लेट्स आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए। तो वर्नर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये था डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्टली स्टडी करते हैं साल्ट के बारे में, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होती है वो साल्ट के बारे में डिफाइन करती है। तो फर्स्टली वी हैव डिफाइंड अबाउट द salt. What is the meaning of salt? Those compounds in which acid and base radical are present called salt. मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड और बेस के रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, RbCl है, KCl है, ETC, ये सब क्या है? सॉल्ट। और भी सॉल्ट होते हैं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में ध्यान रखिएगा, NaCl किससे मिलकर बना है? NaOH प्लस HCl इक्वल टू, NaOH क्या है? ये बेस है और ये क्या है? एसिड। ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? H2O और प्लस NaCl बनता है। H2O और NaCl कैसे बना? ये अपना OH लॉस किया और ये अपना H लॉस किया, ये दोनों कंबाइन होकर H2O बना दिए, H2O बना और ये क्या बना दिया? NaCl सॉल्ट बना दिया। अब देखो ये जो बेस है, बेस में जो रेडिकल्स आ रहे हैं, ये दो रेडिकल्स आ रहे हैं, Na प्लस OH माइनस। इसमें भी HCl भी दो रेडिकल्स देता है, H प्लस Cl माइनस। जो कैटायनिक रेडिकल, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन रेडिकल बोलते हैं। कैटायन रेडिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन रेडिकल। मीन्स पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग रेडिकल्स कॉल्ड कैटायनिक रेडिकल, negative charge radicals called anionic radical. This is also cationic radical and this is also anionic radical. Now cationic radical of base combined with anionic radical of acid to form the NaCl salt.
इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl में क्या है, बेस के Na प्लस रेडिकल्स और HCl के Cl माइनस रेडिकल मिलकर क्या बना है, NaCl सॉल्ट बनाया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। इतने टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो फर्स्टली वी हैव डिफाइंड अबाउट द सिंपल सॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल सॉल्ट? Those salt which give, those salt which give, those salt which give only one cation, only one cation and anion called simple salt. मीन्स ऐसे सॉल्ट जो सिंपली वन केटायन देते हैं, वन एनायन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को जब हम आयनाइज करते हैं एक्वस मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस। दिस इज द केटायन एंड दिस इज द एनायन। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज कॉल्ड केटायन, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कॉल्ड एनायन। तो ये हो गया सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जो होता है ये क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है। तो जो हम लोग दैनिक जीवन में सॉल्ट यूज करते हैं वो आपका सिंपल सॉल्ट होता है, NaCl होता है। देखिए आप, सिंपल सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होता है, लेकिन जैसे एक्वस मीडियम में उसको डीप किया जाता है वैसे ही अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। सेकेंड इज मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, ऐसे सॉल्ट जिनको आयनाइज करने पर दो या दो से अधिक केटायन और एनायन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट। मीन्स दो सॉल्ट विच गिव, दो सॉल्ट विच गिव्स more than one type of cation or anion called mixed salt। ऐसे सॉल्ट जिनको आयनाइजेशन करने पर दो या दो से अधिक केटायन या एनायन देते हैं, डिफरेंट केटायन या एनायन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CaOCl2, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। when bleaching powder are ionized, then it can be ionized into Ca2 plus ion plus Cl minus ion plus OCl minus ion. This is the hypochlorite ion. CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर अनाइज किया गया, यहाँ आप देखिए दो एनायंस में टूट गया, दिस इज द एनायन। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे साल्ट जो दो या दो से अधिक एनायन या केटायन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स साल्ट। यहाँ पे ये CaOCl2 जो है दो एनायन है, डिफरेंट एनायन है, Cl माइनस आयन मीन्स क्लोराइड आयन और OCl माइनस आयन दैट इज हाइपोक्लोराइड आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स साल्ट बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल है जैसे NaH2PO4। NaH2PO4 को जब हम आयनाइज करते हैं तो ये किस में टूटता है, Na प्लस 2H प्लस PO4 3 माइनस। NaH2PO4 are ionized to give two different cations, that is sodium plus ion and hydrogen ion. It is also called mixed salt. Okay. Now next is, after mixed salt, we have also studied about the
Now next is third is acidic salt. What is the use of acidic salt? नाम से स्पष्ट है, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिडिक जो एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात जो हाइड्रोजन आयन लॉस करता है उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं. मीन्स दो सॉल्ट विच gives H plus ion in solution, called एसिडिक सॉल्ट. मीन्स ऐसे सॉल्ट जो H प्लस आयन सोल्यूशन देते हैं उनको हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं. एसिडिक सॉल्ट में जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, NaH2PO4. It can be ionized into Na plus 2H plus PO4 3 minus. Now NaH2PO4 gives H plus ion. Therefore, this salt is called acidic salt. Next is basic salt. Basic salt means those salt which gives OH minus ion in solution, called basic salt. Means those salt which gives OH minus ion in solution, called basic salt. For example, CaOH, Cl. This is the basic salt because it gives Ca2 plus OH minus plus Cl minus. Now CaOH, Cl gives OH minus ion in aqueous solution. Therefore, this is the basic salt. Now next is double salt. The name is also double salt. Means those salts in which two simple salts are present are called double salt. डबल सॉल्ट बनाया कैसे जाता है मैं आपको बताऊं. जब दो सॉल्ट को आपस में मिक्स किया जाता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में और उसको इवापोरेट कराया जाता है, तो जो उसके रेसिड्यू बचते हैं वो उसके डबल सॉल्ट कहलाते हैं. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि when two salts are mixed in definite proportion and evaporated, the residue is obtained called double salt. इसका मतलब जब दो सॉल्ट को आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाकर उसको इवेपोरेट कराया जाता है, तो जो उसके रेसिड्यू प्राप्त होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, डबल सॉल्ट. फॉर एग्जांपल जैसे आपका है K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2. This is the formula of potassium. When potassium are allowed in aqueous medium, then potassium are ionized into 2K plus ion aqueous plus 2Al triple plus SO4 2 minus SO4 4SO4 2 minus, this is also aqueous, and plus 24H2.
This is the potassium. When potassium are allowed in the aqueous medium, then potassium are ionized into the its ion. ओके, पोटासियम डबल सॉल्ट है और डबल सॉल्ट की विशेषता वही है कि डबल सॉल्ट भी क्रिस्टलाइन मीडियम में स्टेबल होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2 into 6H2O. This is the Mohr salt. Mohr salt. When Mohr salt are allowed also aqueous medium, then Mohr salt also deposited into the Fe triple plus 2SO4 2 minus plus 2 NH4 plus 6H2. All these ions are in aqueous medium. Okay. यहाँ पे Fe2 प्लस में रहे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। Now we are also discussed about the next types of salt, complex salt. In this chapter, we have also discussed about the complex salt. Complex salt. Next is complex salt. Complex salt. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो क्रिस्टलाइन मीडियम के साथ साथ एक्वस मीडियम में स्टेबल होते हैं। मीन्स दो सॉल्ट विच आर स्टेबल इन crystalline as well as aqueous medium called complex salt. Complex salt is also called coordination compound. It is also called coordination compound because coordinate bond is present. Because coordinate bond is present between central metal and ligand. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन मीडियम के साथ साथ एक्वस मीडियम में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ध्यान रखिएगा इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड इन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में देखो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड बोलते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो वो होता है स्ट्रांग बॉन्ड। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड्स आर टू टाइप्स, स्ट्रांग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड मीन्स दोज बॉन्ड in which force of attraction is maximum are called strong bond, and those bond in which force of attraction is lower are called weak bond. Strong bond में आप लोग स्टडी करते होंगे तो आयनिक बॉन्ड, second is covalent bond, and next is coordinate bond, and next is metallic bond.
मेटालिक बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड जो होते हैं वो आपको स्टडी करने होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। वीक बॉन्ड में 2 बॉन्ड स्टडी करने होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज वांडर वाल बॉन्ड। वैसे अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो बॉन्ड में भी 2 होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और क्या होता है पाई बॉन्ड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन बॉन्ड जो होते हैं आल्सो 2 टाइप्स होते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो फिलहाल ये तो बॉन्ड के बारे में मैंने बताया, लेकिन ये आपको यहाँ पर क्या स्टडी करना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो जिसमें जो क्रिस्टलाइन मीडियम के साथ साथ एक्वस मीडियम में स्टेबल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, ये बॉन्ड पाए जाते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 स्पीशीज ऐसे हों, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा ये इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है किसके किसके बीच में पाया जाता है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल मेटल के बारे में। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल ही बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे 2 चीजें आती है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। सेंट्रल मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मेन हिस्सा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की भूमिका निभाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज कॉल्ड सेंट्रल मेटल। सेंट्रल एटम, यहाँ पे मेटल न कह के बल्कि हम लोग क्या लिखें एटम, सेंट्रल एटम, यहाँ भी लिख देंगे सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज लुईस क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम क्या होते हैं, ऑल सेंट्रल एटम आर लुईस एसिड, ऑल सेंट्रल एटम आर लुईस एसिड। सभी सेंट्रल एटम क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ओके, फिर आपको मैं बता दूं कि ये सेंट्रल एटम की भूमिका कौन निभाते हैं, जिनके पास इम्पटी ऑर्बिटल होता है या जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल की भूमिका निभाते हैं। क्यों, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर सेंट्रल एटम। क्यों, क्योंकि इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कुछ विशेषताएं होती है जिनके कारण इसको सेंट्रल एटम बनाया जाता है। वो क्या कारण है, इनके पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनके पास क्या होता है, स्मॉलर साइज होती है, स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्या होता है, इनके पास जो होता है इम्पटी n-1 d ऑर्बिटल होता है, इम्पटी n-1 d ऑर्बिटल होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेंट्रल एटम की भूमिका निभाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनके पास स्मॉलर साइज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास इम्पटी n-1 d ऑर्बिटल होता है। इम्पटी n-1 d ऑर्बिटल क्या करेगा, टू accommodate the lone pair electron from ligands,
टू एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। ये करेगा क्या, जो इम्पीरियल -1d ऑर्बिटल रहेगा ये क्या करेगा, लिगेंड्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, मीन्स अपने पास को खींचेगा। तो ये था, मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम, मोस्टली सेंट्रल एटम क्या क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एटम और दूसरी चीज होती है लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज कॉल्ड लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की भूमिका निभाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, लुईस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेस। सभी लिगेंड्स जो होते हैं लुईस बेस होते हैं। लेकिन एक चीज और जानते रहो कि सभी लिगेंड्स लुईस बेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है आप इसको ठीक से नोट करेंगे, लिगेंड्स ऑल लुईस बेस आर लिगेंड्स। जितने भी लुईस बेस होते हैं सब लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की टेंडेंसी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लुईस बेस जो होते हैं लिगेंड्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जितने भी लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सब लुईस बेस। जैसे फॉर एग्जांपल है इसका, जैसे ये फेनिल है, ठीक, ये लिगेंड की भूमिका निभाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका लुईस बेस नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया आपकी जनरली तौर से लिगेंड्स के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको बात करना होगा, कुछ इसके डेफिनेशंस हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हम लोग सम डेफिनेशन के बारे में बात करें। सम डेफिनेशन में पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, means the number of sigma bonds formed around central metal called coordination number। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो उसके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो ये है आपका CO, यहाँ चलो मैं निकल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया CO, ओके, ये कॉम्प्लेक्स। निकल को जो है इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या है, सेंट्रल मेटल, और ये सब क्या है, लिगेंड्स। ये सब लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो निकल जो है जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से घिरा है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से सराउंड हुआ है वह उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 4।
जैसे आपका ये है CN Fe CN6 Q4 FeCN6। अब देखो ये क्या है, Fe इसका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, और ये क्या है CN जो है इसका, ये क्या है लिगेंड्स। तो कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या करेगा, उस 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका क्या हुआ, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कैसे आप इसको बनाओगे, आप बनाओगे Fe और ऐसे 6 CN लगाएंगे, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, CN, CN। अब ये all these 6 CN can be donate the 6 electron pair toward the central atom. Therefore, their 6 sigma bonds are produced. It means coordination number equal to 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सराउंड होता है वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इफ इट इज इमेजिनरी, इट इज imaginary charge present on central metal if all ligands are removing from it। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल से जो लिगेंड्स लगे हैं, अगर सारे लिगेंड्स को मैं सेपरेट करा दूं, अलग कर दूं, तो जो सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज जनरेट होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Fe है, CN6 है, पावर +3। अब देखो CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 1 चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर को आज जनरली डिफाइन करते हो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो CN माइनस का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 है। तो -1 करने का तात्पर्य हुआ, अगर हम ये -6 को सबको निकाल दें, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चूंकि ये +3 चार्ज इसका है, इसके ऊपर क्या बचेगा, -6 अगर निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा, +3। इसका मतलब क्या हुआ, Fe प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू +3। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल मेटल को X मान लें या कुछ भी मान लें, फिर उसके साथ जो लगे हुए उसके लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रख देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, Fe -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक कर लेंगे, ये -3 होगा, ये क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे -3 है और ये -3 है, तो ये -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 में से -3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +3। ओके, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसी तरीके से हम सब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अब यहाँ भी बात होती है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, सेंट्रल डेंसिटी को स्टडी करने से पहले जो है, थोड़ा सा डेंसिटी को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास 2 स्फीयर होता है, एक होता है अनाइजेशन स्फीयर और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स have
टू टाइप स्फीयर। स्फीयर मीन्स क्या होता है? रीजन, क्षेत्र। इसके पास दो क्षेत्र होते हैं। टू स्फीयर कॉल्ड, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स का मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इट इज द मेन पार्ट of coordination complex in which central metal and ligands are present through coordinate bond, मीन्स किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेन हिस्सा होता है और उसमें क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और क्या होता है? इट इज नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ध्यान देंगे। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। इसका मतलब आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे आप पहचानोगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये है आपका CONH3 टेकन 6 और Cl3। तो CONH3 टेकन 6 ये आपको क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है? सेंट्रल मेटल है और ये क्या है? लिगेंड, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स हैं। तो ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड्स हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू लेक्चर को हम बढ़ाते रहेंगे। आज बस इतना है।